नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसको आप मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हो। हमने इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लिया था कि भैया क्या होते हैं। भाग 3 में दिए गए हैं 12 से 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनके बारे में वर्णन है। कितने प्रकार के मूल अधिकार जो हैं, फंडामेंटल जो राइट हैं, वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। और वर्तमान समय में अगर हम आपसे बातचीत करें तो 6 प्रकार के मूल अधिकार जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे भाग 3 में बचे हुए हैं। इतनी बात हमने कर ली थी। तो फंडामेंटल राइट जो है वो अगर हम आपसे बातचीत करें तो वर्तमान समय में कितने प्रकार के बचे हुए हैं, तो फंडामेंटल राइट जो है वो वर्तमान समय में 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला जो फंडामेंटल राइट है वो हम क्या कहेंगे, वो आप देखोगे भैया, समानता का अधिकार। थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं ताकि कल की क्लास से आप कनेक्ट कर पाओ। समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के बारे में बातचीत करें तो समानता के अधिकार के बारे में बातचीत करी गई आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में। दूसरे के बारे में बातचीत करें, दूसरा हम कहेंगे, सिंपल सी बात है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये 19 से लेकर 22 के बीच में बातचीत करी गई। तीसरा जो अधिकार है उसको आप क्या कहते हो, तो आप कहोगे भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, तो हम कहेंगे भैया 23, 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये बातचीत करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बातचीत करें तो ये बात करी गई है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच। फिर अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगली जो बात है वो हम कहेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार। और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कहां पर करी गई है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करी गई है आर्टिकल 29 और 30 में। और फिर सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का आप आत्मा भी कह सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, तो कौन सा है, तो हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप कहोगे अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में। तो कितने प्रकार के अधिकार आपके सामने फंडामेंटल राइट हैं, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, और अगला क्या बचता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब 6 प्रकार के मूल अधिकार आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिए गए हैं जो वर्तमान समय में अस्तित्व में है। इससे पहले संपत्ति का अधिकार, उस जिसको बेसिकली कब अगर हम आपसे बातचीत करें तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट की सूची से निकालकर बाहर डाल दिया गया अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, तो हमने उसके बारे में लास्ट सेशन में बातचीत कर ली थी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट का पहला सेगमेंट, जो कि अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। आप सभी लोगों ने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो ये क्या बात करता है, अनुच्छेद 12 किस चीज के बारे में चर्चा आपसे करता है। देखिए अनुच्छेद 12 बातचीत करें तो बड़ी सिंपल सी बात करी गई है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 सिंपल सा कहता है राज्य की परिभाषा या राज्य के बारे में बात करता है। अब प्रश्न उठता है कि सर इस राज्य की परिभाषा में क्या क्या चीजें आएंगी। तो अगर हम आपसे बात करें राज्य की परिभाषा के बारे में, डिटेलिंग करें, तो सिंपल सी बात कहोगे संघ की संसद, संघ की संसद एवं उसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें सरकार। पहला तो ये हो गया। दूसरा, राज्य का विधानमंडल और उसकी सरकार, राज्य सरकार। तीसरा, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारों का क्या मतलब है? स्थानीय सरकार का मतलब है सिंपल सा, जैसे जिला पंचायत के स्तर की बात हो गई, ग्राम पंचायत स्तर की बात, ये भी सरकार के अंग के, राज्य के अंग के रूप में ट्रीट हो गए।
इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था, जो भी सरकार की शक्ति का प्रयोग करता है, वो चाहे कोई संस्था हो चाहे तो कोई व्यक्ति हो, वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम आपसे बातचीत करें तो राज्य की परिभाषा में क्या है, तो हम कहेंगे संघ की संसद एवं सरकार, संसद एवं सरकार, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे भैया राज्य के विधानमंडल एवं राज्य सरकार, विधानमंडल एवं राज्य सरकार, राज्य सरकार। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगली हमने क्या कहा, अगला जो है स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, ये सारी चीजें, ठीक। और सबसे अंत में सरकार की शक्ति का, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाली कोई संस्था, करने वाली कोई संस्था या व्यक्ति, कोई संस्था या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या संस्था जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करता है उसको हम राज्य की कैटेगरी में रखते हैं। वो क्या है, वो राज्य के अंतर्गत शामिल होता है, वो राज्य में आता है, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा बिल्कुल सामान्य शब्दों में हमने आपसे बात करी। बस राज्य सीमित अर्थों में, कभी कभी जुडिशरी को भी, हमेशा नहीं कहोगे, सीमित अर्थों में जुडिशरी को भी क्या कह सकते हो, जुडिशरी को भी अगर हम कहें तो आप सिंपल सी भाषा में कहोगे वो क्या है, तो हम कहेंगे राज्य के रूप में ट्रीट हो सकता है। सीमित अर्थों में जुडिशरी, न्यायपालिका भी क्या होगा, न्यायपालिका की बातचीत करें तो आप उसको राज्य के रूप में ट्रीट कर सकते हो, ठीक। आर्टिकल 12 तैयार, ठीक है। तो आर्टिकल 12 अगर तैयार है तो हम अब आगे चलेंगे और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 पहले सुन लो फिर हम लिखवा देंगे और बता भी देंगे। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी, विधि का मतलब नियम कानून नहीं बनाएगी, जो मूल अधिकारों को कम करती है, अल्पीकरण करती हो। और अगर राज्य कोई ऐसा कानून, ऐसी विधि बनाती है जो व्यक्ति के मूल अधिकारों को क्या करती है, कम करती है, तो वह उस सीमा तक क्या होगा, अमान्य होगा, गैर कानूनी होगा, जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों को हनन करता है या मूल अधिकारों को कम करता हो। पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं, लिख लो इसको। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, आर्टिकल 13, 12 हो गया, अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है, ये सिंपल सी भाषा में कहता है राज्य ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई विधि, विधि या कानून, कानून नहीं बना सकता, बना सकता जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करते हो, अधिकारों को कम करते हो, कम करते हो, या दूसरी भाषा में अल्पीकरण करते हो, या अल्पीकरण करते हो। राज्य द्वारा बनाई गई विधि, बनाई गई विधि जो मूल अधिकारों को कम करती है। अब आगे से मूल अधिकार की जगह हम फंडामेंटल राइट FR यूज करेंगे, ठीक है। राज्य द्वारा बनाई गई विधि जो मूल अधिकार या मूल अधिकारों को कम करती हो, वह उस सीमा तक शून्य होगी, उस सीमा तक शून्य होगी, शून्य होगी जिस सीमा तक वह
मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट को कम करती है, कम करती है, को कम करती है। अनुच्छेद 13। ठीक है, मतलब वो विधि समाप्त हो जाएगी या कम कर दी जाएगी, बिल्कुल कम होगी, वो शून्य हो जाएगी। जो फंडामेंटल राइट को क्या करती है, जो फंडामेंटल राइट को क्या करती हो, सिंपल सी भाषा में अल्पीकरण करती हो या फिर आपके मूल अधिकारों को कम करती हो। ठीक है, अब प्रश्न उठता हुआ यहां से एक प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न क्या उठ रहा है, यहां से प्रश्न नंबर 1 उठ रहा है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। ध्यान सुनिएगा। और मैंने मूल अधिकारों के विषय में, संशोधन के विषय में मैंने आपको ढेर सारे बताए। जैसे मैंने आपको एक बताया शंकरी प्रसाद केस 1951, तो उसमें क्या कहा, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। दूसरा मैंने केस बताया सज्जन सिंह केस 1965, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तीसरा मैंने कहा गोलकनाथ केस 1967, गोलकनाथ केस कब का है, 1967 का। गोलकनाथ केस में यह कहा जा रहा है कि मूल अधिकार जो होंगे उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। पहली बार ऐसा सिस्टम हो रहा है। और इसी को देखते हुए संसद ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, और उसमें के अंतर्गत ये कहा गया कि संसद क्या कर सकती है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है। जस्ट इसी के बाद आप देखते हो केशवानंद भारती केस, भारत का सुप्रसिद्ध सुविख्यात केस है केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस 1973 में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है। संशोधन विशेष बहुमत से किया जाएगा। अगर संशोधन में मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता है तो वह जो जितनी सीमा तक मूल ढांचा प्रभावित होगा उस सीमा तक क्या होगा, उस संशोधन को नल कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। संशोधन, मूल ढांचा और विशेष बहुमत से संशोधन होगा, विशेष बहुमत से संशोधन होगा। समझ में आ गया। तो मैंने आर्टिकल 13 के संबंध में इससे पहले ही बातचीत कर दी, हालांकि मैंने रिपीट कर दिया, पूरी रिकॉलिंग हो गई। ठीक है, और इसके बाद फिर इसी केस के बारे में बातचीत करें तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इसी वर्डिक्ट को, केशवानंद भारती वर्डिक्ट को फिर से क्या किया गया, रिपीट करा गया और कहा गया मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो वर्तमान स्थिति आप सभी जानते हैं, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत से होगा। मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है और ऐसे में कोई मूल ढांचा प्रभावित होता है तो मूल अधिकार एक प्रकार से संशोधन क्या हो जाएगा, उस संशोधन को नल कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। ठीक, अब हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट में चलते हैं और अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, विवाद का विषय। यहां से समानता का अधिकार हम पढ़ने चल रहे हैं। कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार। अभी पीछे आज ही के सेशन में और पीछे वाले सेशन में भी पढ़ा समानता का अधिकार। और समानता के अभी आरओ का कल पेपर हुआ संडे को, और एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट इस स्लाइड से था, इस स्लाइड में सेम इस स्लाइड में था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आप समझिए, आप पढ़ेंगे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार के संबंध में बातचीत करें तो भारत में आप देखोगे अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, इतने अनुच्छेद क्या हैं, बेसिकली समानता के अधिकार से संबंधित हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अब हमको पहला आर्टिकल पढ़ना, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 क्या है, जरा सोचिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक, आर्टिकल 14 क्या है, बात कर रहा है। आर्टिकल 14 कह रहा है राज्य किसी भी व्यक्ति को, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। पहले लिख लेते हैं, लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखना है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता
समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से, या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। दो चीज है, पहला है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, दोनों को अंडरलाइन कर लिया। और हमको दोनों को पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधि के समक्ष समानता क्या है। विधि के समक्ष समानता, समानता, चलिए देखते हैं विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है? विधि के समक्ष समानता का मतलब है यह एक निषेधात्मक अवधारणा, निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है तो हम कहेंगे यह एक निषेधात्मक अवधारणा है, निषेधात्मक अवधारणा है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है। यह अवधारणा क्या कहती है? यह अवधारणा कहती है कि भैया विशेषाधिकार नहीं होंगे। सिंपल सी बात समझिएगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब यह कहा जा रहा है कि विशेषाधिकारों का अभाव होगा, विशेषाधिकार नहीं होंगे। मतलब इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य विशेषाधिकारों के अभाव से है। विशेषाधिकारों के अभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विशेषाधिकार क्या है? इसको दो कैटेगरी में हम बात के पढ़ेंगे, फिर आगे हम एक्सप्लेन करें। हम विशेषाधिकार, या हम यहां पर विशेषाधिकार के बारे में बातचीत करें तो विशेषाधिकारों का सीधा संबंध है विभेद से। विशेषाधिकार का मतलब एक व्यक्ति को कुछ अधिकार है और दूसरे व्यक्ति को कुछ अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? विभेद। और यहां पर ध्यान समझना, विशेषाधिकारों का अभाव मतलब विभेद का अभाव, विभेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहां पर जो हम मतलब पढ़ने चले वो विभेद से संबंधित है। तो हम पहला चीज हम पढ़ेंगे यहां पर विभेद क्या है। विभेद दो कैटेगरी में बांटकर आप पढ़ सकते हो। पहला विभेद का पक्ष है जिसको आप कहते हो भैया ये सबल के पक्ष में किया गया विभेद, सबल के पक्ष में किया गया विभेद। और दूसरा जो है वो है निर्बल के पक्ष में किया गया विभेद, निर्बल के पक्ष में किया गया विभेद, गया विभेद। पहले तो सबल के बारे में। सबल का मतलब जो मजबूत हो। प्राचीन भारत में देख लो, प्राचीन भारत में विभेद होता था, रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन तो था नहीं। सिचुएशन कैसी थी? तो हमारे यहां पर देखो एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सजा का प्रावधान था। एक ही अपराध, बस अलग क्लास से हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अलग अलग क्या मिलेगा? अलग अलग दंड का प्रावधान देखने को मिलता है। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें सबल के पक्ष में जो विभेद होता था वो पहले कैसा था? तो हम कहेंगे भैया वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारत में पहले शासन संचालन होता था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर शासन संचालन, और जहां पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर शासन संचालन होगा वहीं पर क्या होगा? आप वहीं पर देखोगे तो सबल के पक्ष में क्या देखने को मिलेगा? विभेद देखने को मिलेगा। ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है जहां पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर शासन संचालन होगा वहां पर क्या होगा? विभेद होगा कि नहीं? सिंपल सी बात बताओ। किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज में जहां पर क्या हो, जहां पर वर्ण व्यवस्था के बिहाफ पर शासन संचालित करा जा रहा है वहां पर। अब आपको पता है, हमने आपको वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में बताया है
लेटर वैदिक पीरियड जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको ये बताया है कि भाई ब्राह्मण पूजा पाठ या पुजारी का काम संभाल रहे हैं, क्षत्रिय योद्धा और राजा बनने का काम संभाल रहे हैं, वैश्यों को काम दिया गया खेती करो, पशुपालन करो, और शूद्रों को काम दिया गया कि भाई आप क्या करिए, समाज में सेवा करने का काम करिए। अब ऐसे समाज में आप सोचिए, क्या ऐसा समाज विकसित हो सकता है? कभी विकसित नहीं होगा, कभी भी ऐसा समाज विकसित नहीं होगा। बहुत सोच समझ के ये चीजें बनाई गई, और ऐसी स्थिति कहते हैं ये भेदभावपूर्ण था, ये भेदभावपूर्ण था। अब जब भेदभावपूर्ण होगा, स्वाभाविक सी बात है अच्छा नहीं होगा। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिंग भेद, अब देख लो लिंग भेद, इसका एग्जाम्पल है। अब निर्बल के पक्ष में किया गया विभेद, निर्बल के पक्ष में किया गया विभेद, इसको थोड़ा समझना। निर्बल के पक्ष में किया गया विभेद का क्या मतलब है? इसका मतलब है आधुनिक भारत से इसका संबंध है। इसका संबंध किससे? आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से क्या देखने को मिलता है? एक एग्जांपल, जैसे कर व्यवस्था भारत में देखो, कर व्यवस्था में आप देखोगे गरीबों से कर नहीं लिया जाता है और अमीरों से टैक्स लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, आयकर, हाँ या नहीं? ये भी तो विभेद है। लेकिन ये निर्बल के पक्ष में किया जा रहा है कि हम निर्बल को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीब है हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, ताकि व्यक्ति अच्छा जीवन स्तर या जीवन यापन कर सके। समझ रहे हो कि नहीं? अब यही इसी में बातचीत करें, जैसे भारत सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन योजना, इसके अंतर्गत आपको पता है राशन मिलता है, सबको नहीं मिलता है, अमीर आदमियों को नहीं मिलता इस कैटेगरी में, गरीब आदमियों को राशन भी मिलता है। इसी में देखोगे जैसे खाद्य सुरक्षा कानून, तो भारत में अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसकी अनुमति भारत में है, इस वाले की अनुमति भारत में है, भारत में है। और ये वाला ये प्राचीन काल में भारत में चलता था, प्राचीन भारत में ऐसा चल रहा था, और ये अच्छा किसी भी रिस्पेक्ट में नहीं था। तो ये प्राचीन भारत की बात है और ये किसी भी मामले में ये अच्छा मैटर नहीं था। ठीक है? तो अगर हम कहें दुर्बल के पक्ष में जो विभेद किया जाता है उसको हम कहते हैं सकारात्मक विभेद है या संरक्षणात्मक विभेद कहते हैं। मतलब अगर इसको एक लाइन में और लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि दुर्बल के पक्ष में किया गया विभेद या निर्बल के पक्ष में किया गया विभेद, निर्बल के पक्ष में किया गया विभेद, पक्ष में किया गया विभेद, विभेद संरक्षणात्मक या सकारात्मक होता है, या सकारात्मक होता है। देखो एक आर्टिकल पढ़े लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग बनी कॉन्सेप्ट के प्रति? पहला ही, अभी एक भी नहीं पढ़े। अब इसी का पहला थोड़ी सी और चीरफाड़ इसकी कर लेते हैं। ये कहां से लिया गया? मतलब विधि के समक्ष समानता को हमने कहां से उठाया है? तो विधि के समक्ष समानता को हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। कहां से? तो इसको हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से लिया है। कहां से लिया है इसको हमने? इसको हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया। विधि के समक्ष समता को, विधि के समक्ष समानता को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को हमने कहां से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया है। ठीक है, चलें आगे। आगे बातचीत करते हैं। अगला दूसरा पोर्शन है विधियों के समान संरक्षण से। दूसरा हेडिंग कर लो, और हेडिंग क्या होगी? विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण क्या तात्पर्य है समझिएगा। 14 का ही दूसरा पार्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है। क्या कहता है? ये कहता है समान परिस्थिति में अगर एक व्यक्ति कोई कार्य करता है, समान परिस्थितियां हैं, और एक व्यक्ति कोई काम करता है तो ऐसी स्थिति में उसको समान सजा मिलेगी। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये क्या करता है? इसके बारे में विधियों के समान संरक्षण, मतलब सभी नियम कानून अगर परिस्थितियां समान हैं तो सभी व्यक्तियों पर एक जैसे क्या होंगी? लागू की जाएंगी। समझे?
सभी व्यक्तियों पर कैसे एक जैसे लागू की जाएंगी। मतलब अगर हम विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। अर्थात राज्य समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू करेगा। समान रूप से लागू करेगा और कानूनों के द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं और अवसर प्रदान करता है। यदि वे समान परिस्थिति में रहते हैं, वह सभी नागरिकों को प्रदान करेगा यदि वह समान परिस्थिति में रहते हैं। ठीक है, यदि वह समान परिस्थिति में रहते हैं तो समान व्यवहार, यदि परिस्थितियां असमान है तो असमान व्यवहार होगा। परिस्थिति असमान तो व्यवहार असमान। बस इतनी सी गणित है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से हमने इसको लिया है, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ते हैं। कह रहे कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक, राज्य समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू करेगा और कानूनों के द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं और अवसर प्रदान करता है, यानी कि कानून नागरिकों को जो अवसर और सुविधाएं प्रदान करता है वह सभी नागरिकों को प्रदान करेगा यदि वह समान परिस्थिति में है। इतनी बात, यह शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें, मतलब परिस्थिति असमान है तो असमान व्यवहार किया जा सकता है। मतलब एक लाइन अगर और लिखना चाहो, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार किया जा सकता है। और एक और पॉइंट, यह हमेशा दुर्बल के पक्ष में होगा। यह किसके पक्ष में होगा? यह दुर्बल के पक्ष में होगा, निर्बल के पक्ष में, दुर्बल के पक्ष में होगा। यह दुर्बल के पक्ष में होगा, ये बात है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, आर्टिकल ये आपका क्या था? 14। अनुच्छेद नंबर 15 पर चलते हैं और आर्टिकल नंबर 15 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है? राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, आर्टिकल 15 केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं। अपने नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा।
कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य को मना किया गया है कि तुम भेदभाव नहीं करोगे अपने नागरिकों से, ना ही जाति के बिहाफ पर, ना ही धर्म के बिहाफ पर, ना ही वंश के बिहाफ पर, ना ही लिंग के बिहाफ पर, और ना ही मूल वंश या जन्म स्थान के बिहाफ पर। अब यहां समझना, तो पहला अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, जन्म स्थान। राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर, के आधार पर, आधार पर अपने नागरिकों से, अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। इसकी मनाही की गई है कि भैया भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर किसी को वंचित नहीं करेगा, और सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग से किसी को वंचित नहीं करेगा। अब सार्वजनिक स्थल का मतलब क्या है? जैसे कुआं हो गया प्राचीन काल में, सड़क हो गया, स्नान घाट हो गया, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? ये सारी की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी सिंपल से सार्वजनिक स्थल। इसी में एक पॉइंट लिख लो, और सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग, सार्वजनिक स्थलों, स्थलों, और सार्वजनिक स्थल में क्या कहा मैंने? जैसे कुआं है, कुआं, सड़क, स्नान घाट, ठीक, आदि। और सार्वजनिक स्थल के प्रयोग से, या सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग से, प्रयोग से किसी को वंचित नहीं, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाए, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, सब लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब समझना, लेकिन इसके अपवाद, 15 के अपवाद क्या है? मतलब राज्य भेदभाव कर सकता है किसके बिहाफ पर? एग्जाम्पल की बातचीत करें, एग्जाम्पल के बिहाफ पर बातचीत करें। जैसे मान लीजिए कोई अभी इतना बड़ा महापर्व हुआ प्रयागराज संगम, आप सबको पता है, तो ये हो सकता था कुछ घाट रिजर्व कर दिए जाए महिलाओं के स्नान के लिए। पहले देखो यहां पर सेंटेंस समझना कि भैया इनके बिहाफ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर स्नान घाट है, स्नान घाट बने हैं तो महिला और पुरुष के लिए ज्वाइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो महिलाओं के लिए रिजर्व कर सकती है कि भैया ये फलाने फलाने ये घाट हैं, इनको इस्तेमाल केवल और केवल कौन करेगा? महिलाएं, पुरुष वहां पर नहीं जाएगा, ठीक। या दूसरी बातचीत करें, महिला के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, बच्चों के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अगर व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से है तब भी भेदभाव किया जा सकता है, और अगर व्यक्ति क्या है, दुर्बल वर्ग से संबंधित है, तो भी क्या किया जा सकता है? विभेद किया जा सकता है। मतलब इसके अपवाद, इसके अपवाद क्या है? तो 5 अपवाद। क्या? महिला, दूसरा बच्चा या बच्चे, है ना, तीसरा शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, या पिछड़े वर्ग, या दुर्बल वर्ग, आप लिखो यहां पर दुर्बल वर्ग। इतने लोगों के बिहाफ पर राज्य क्या कर सकता है? बेसिकली कुछ नियम कानून बना सकता है, और इसका अपवाद आपको पहले से ही दिया गया। मतलब इनके पक्ष में विभेद किया जा सकता है, इनके पक्ष में विभेद क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है, इनके पक्ष में विभेद किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्लियर हुआ? 15 नंबर, अनुच्छेद नंबर 15 क्या स्पष्ट हो गया? ठीक है।
अब देखिए इसी में क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2005 में। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 2005 में, और अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। 15(5) में यह कहा गया कि शिक्षा संस्था चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, शिक्षा संस्था हो चाहे वह पब्लिक हो चाहे वह प्राइवेट हो, इसमें क्या किया जाएगा, दुर्बल वर्गों के लिए नामांकन में विशेष प्रावधान किए गए। मतलब स्कूली एजुकेशन में रिजर्वेशन शुरू हो गया, शिक्षण संस्थान में रिजर्वेशन शुरू हो गया, कॉलेजेस में। किसके लिए? अब यहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ है बेसिकली किसके लिए, दुर्बल वर्गों के लिए। अब दुर्बल वर्गों के लिए तो अगर लिखना चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो, लिखो 93वें संविधान संशोधन 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दो 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15(5) आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। और ये अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 क्या कहता है, ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं में चाहे तो निजी हो या सार्वजनिक हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, है ना। शिक्षा संस्थाओं में दुर्बल वर्ग के लिए नामांकन के विशेष प्रावधान, नामांकन में विशेष प्रावधान किए जाएंगे, विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ठीक, पहला तो पोर्शन ये हो गया कि भैया नामांकन में क्या होगा, बेसिकली दुर्बल वर्ग के लिए क्या किया जाएगा, दुर्बल वर्ग के लिए नामांकन में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और ये 2005 का बेसिकली क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है, और इसका अपवाद होगा, मतलब कहां जा सकते हैं, निजी और सार्वजनिक स्कूल विद्यालय कॉलेजेस हैं यहां पर, लेकिन अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान होंगे वहां पर ऐसा नहीं होगा, ये नियम पालन नहीं होगा। मतलब अगर हम कहें तो एक लाइन और लिख लो, इसका एकमात्र अपवाद अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था होगी। ठीक है, यहां पर नहीं जाएंगे, वो उनके ऊपर छोड़ा जाएगा कि वो किसी का एडमिशन ले या ना ले। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 हमने इसको बताया। अब इसी में अगर हम आपसे बातचीत करें, ध्यान से समझिएगा, फिर क्या हुआ, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को लेकर, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को लेकर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और एक केस हुआ जिसका नाम था अशोक कुमार ठाकुर केस 2008। और अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को सही बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को क्या बताया गया, सही बताया गया। तो अगर एक लाइन और लिखना चाहें तो इसको और ऐड कर लो, और ये अपना हमारा 15 जो होगा वो हम खत्म कर देंगे। लिख लीजिए, लिखिएगा, अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में आर्टिकल अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 को सही बताया। ठीक है, सही बताया। तो अभी इस समय अगर हम आपसे बातचीत करें तो वर्तमान में आरक्षण कहां कहां पर है, वर्तमान में जो आरक्षण है वो कहां कहां पर देखने को मिलता है।
तो पहला नंबर आरक्षण, राजनीति में आरक्षण। राजनीति में आरक्षण, आप लोग देखो राजनीतिक सीटें जो होती हैं वो रिजर्वेशन के थ्रू अलग अलग बार अलग अलग क्या होता है, प्रदान की जाती है। दूसरा अगर देखोगे सेवाओं में आरक्षण, सेवाओं में आरक्षण। और तीसरी अगर हम आपसे बातचीत करें, तीसरी, तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरा भैया नामांकन या शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण। शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण। और ये शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का संबंध किससे है, तो शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का जो संबंध है वो अनुच्छेद जो है वो 15 क्लॉज 5 से, बाद में 15 क्लॉज 6 भी जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस 10% के लिए नामांकन में ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीटों का रिजर्वेशन किया गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये आज का सेशन था। आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, सबको नमस्कार।